बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने दोहा पर हमले के लिए माफी मांगी है। कतर के प्रधानमंत्री से फोन कर माफी मांगी। कहा, दोहा में हमास आतंकियों पर किया था हमला। कतर के नागरिकों के मारे जाने पर दुख जताया है। तो बड़ा बयान बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। कतर में जो हमला हुआ उसके लिए फोन करके उन्होंने माफी मांगी और कहा कि नागरिकों के मारे जाने का दुख है, हमास के आतंकी निशाना थे। और अब खबर रूस यूक्रेन वॉर जोन से। यूक्रेन एक बार फिर से पुतिन का रौद्र रूप देख रहा है। कीव पर लगातार 12 घंटे तक ड्रोन और मिसाइल की बरसात की गई। ऐसा पहली बार हुआ जब कीव पर 500 से अधिक ड्रोन से हमले हुए। रूस ने किंजल और क्रूज मिसाइल से भी हमले किए। पुतिन का मकसद सिर्फ कीव को तबाह करना नहीं था, बल्कि नेटो को संदेश देना और प्रतिशोध लेना भी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मिसाइल हमले में पोलैंड के दूतावास को भी नुकसान हुआ है। पोलैंड रूस को लेकर इतना सतर्क है कि कीव में हमला होते ही फाइटर जेट रवाना कर दिए गए और कई घंटे तक निगरानी रखी गई। सिर्फ यूक्रेन नहीं, ये नाटो से भी रूस का इंतकाम है। ये पैगाम अमेरिका के लिए भी है कि अगर रूस पर किसी ने आंखें उठाई तो अंजाम क्या हो। कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार ने रूस को एक तीर से 2 निशाने साधने का मौका दिया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को ललकारने की जरूरत की तो रूस ने कीव को 600 ड्रोन से भस्म करने का मिशन चलाया। दूसरी तरफ नाटो ने रूस के खिलाफ आस्तीनें चढ़ाई तो कीव में मौजूद दूतावासों पर आग की बरसात हुई। कीव में 102 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। इनमें पोलैंड का दूतावास भी शामिल है। यूक्रेन में कई दूतावास टारगेट बन सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने सोचा भी नहीं था कि पुतिन की क्रोध की ज्वाला में कीव यूं जलने वाला है। इतनी ताकतवर मिसाइलें बरसने वाली है और राजधानी कीव में अग्नि का ऐसा तांडव होने वाला है। बेकाबू आग की लपटों पर पानी की बौछार बेअसर है, तो इसकी वजह रूस के हथियार है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल 480 विस्फोटक से धमाका करती है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइल 700 किलो के वॉरहेड से धमाका करती है। नॉर्थ कोरियाई मिसाइल भी 500 किलो के विस्फोटक से हमला करती है। कीव में रूस के हमलों से भारी तबाही हुई। रिहायशी इमारतें, मॉल्स, गैस स्टेशन, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन अब नाटो के लिए चुनौती है दूतावासों की सुरक्षा। दावा किया जा रहा है कि रूस की अगली स्ट्रेटेजी दूतावासों को टारगेट करने की। यूक्रेन में 58 विदेशी दूतावास है। कीव में 46 वाणिज्य दूतावास भी है। रूस पहले भी दूतावासों को निशाना बना चुका है। शनिवार रात से कीव पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया गया। ऐसे हमले जारी रहे तो कीव के हर कोने में धमाके हो सकते हैं। दिसंबर में रूस ये दिखा भी चुका है कि वो पश्चिमी देशों से जुड़े ठिकानों को किस तरह से निशाना बनाता है। रूस ने यूक्रेनी सेना और रिहायशी इलाकों में हमले के साथ दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि यूक्रेन में रहना अब सुरक्षित नहीं।
राजधानी कीव में हमलों के दौरान उस इलाके पर भी मिसाइलें दागी गईं जहां दूसरे देशों की एम्बेसी हमले में अल्बानिया, अर्जेंटीना, फिलिस्तीन, उत्तर मैकेडोनिया, पुर्तगाल और मोंटेनेग्रो सहित कई दूतावासों को नुकसान हुआ है। मिसाइल धमाकों में दूतावासों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए थे। पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय ने अपने दूतावास में हल्के नुकसान की पुष्टि की थी। अब पोलैंड रूस में तनाव बढ़ा है तो माना जा रहा है कि पोलैंड के दूतावास को जानबूझकर टारगेट किया गया है। कीव पर हमले से पोलैंड में खलबली मच गई है क्योंकि कीव में पोलिश दूतावास क्षतिग्रस्त हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल या फिर मिसाइल का टुकड़ा छत को भेद कर दूतावास में घुसा। हालांकि ये मामूली धमाका था और दूतावास के कर्मचारी सुरक्षित हैं, लेकिन कीव के दूतावास से कर्मचारियों ने इसकी जानकारी पोलैंड की सरकार को भेजी। खबर पहुंचते ही पोलैंड की सरकार और सेना हरकत में आ गई। पोलैंड ने इसे साजिश समझा और पोलैंड से फाइटर जेट ने उड़ान भरी। पोलैंड बॉर्डर पर जेट की गश्त होती रही ताकि रूस की कोई मिसाइल या ड्रोन पोलैंड में ना घुस सके। यूक्रेन में हो रहे हमले और रूसी ड्रोन पर पोलैंड की नजर बनी रही, लेकिन एक भी ड्रोन पोलैंड की सीमा के भीतर नहीं गया। ज़ेपोरिज़िया पर भी भीषण प्रहार का सिलसिला जारी है। रूस इस इलाके पर कब्जे का मिशन चला रहा है। ज़ेपोरिज़िया के 41 अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए। 22 रिहायशी इमारतों को भी नुकसान हुआ है। 3 ऊंची इमारतों पर रूस की मिसाइल गिरी। ज़ेपोरिज़िया के साथ डोनेस्क में भी कब्जे की जंग चल रही। रूसी फौज ने 3 नए इलाकों पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। डोनेस्क में भी रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। रूसी फौज के हमले में 10 अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है। कई लोग जख्मी भी हुए। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस यूक्रेन ब्लैकआउट कराने की कोशिश में है। यूक्रेन में रूस लोगों को बेघर बनाने की कोशिश में है। इसीलिए रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। रूस चाहता है कि ठंड में लोगों के पास रहने के लिए घर ना हो। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस बर्फबारी के दौरान सरकार पर भारी दबाव बनाने की कोशिश में है। रूस की कोशिश है कि ज़ेलेंस्की सरकार बर्फबारी के दौरान लोगों को शिविर, बिजली, गर्म पानी देने में नाकाम हो जाए। रूस कीव समेत कई इलाकों में एक ऐसी भीड़ चाहता है जिनके पास न घर हो और वो सरकार से ठंड में सुविधाओं की मांग करे। इस बीच यूक्रेनी सेना से सैनिकों का पलायन भी ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी है। इसकी एक वजह सेना से सैनिकों की भगदड़ भी है। इसी साल यूक्रेन के करीब 30,000 सैनिक अब तक भाग चुके हैं। ये सैनिक युद्ध के मोर्चे से भाग रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों का पलायन एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यूक्रेन में ड्यूटी छोड़कर भागने वाले 60,000 सैनिकों के खिलाफ केस चल रहा है और 51,000 आपराधिक मामले और शुरू किए गए हैं। मामले इतने अधिक हो गए हैं कि पिछले साल यूक्रेन के कानून में बदलाव करना पड़ा। अब ड्यूटी से पहली बार पलायन करने पर माफी दी जा रही है, लेकिन शर्त यही है कि ड्यूटी से भागने वालों को दोबारा जंग में शामिल होना होगा। 3 साल से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन सैनिकों की भर्ती बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन इसी अभियान में कई ऐसे लोग भी भर्ती कर लिए गए जो जंग लड़ना नहीं चाहते थे। यूक्रेनी सेना ने ऐसे लोगों को जबरन युद्ध के मैदान में तो भेज दिया, लेकिन वो तमाम यूक्रेनी सैनिक मोर्चे से लापता हो गए। सूमी में भी रूस का ऑपरेशन जारी।
सुमी में हमले के दौरान कई गाड़ियों में आग लग गई। हमले के वक्त पार्किंग में कई ट्रक मौजूद थे। रूसी ड्रोन और मिसाइलों के धमाकों से यहां तेजी से आग फैली। पिछले दिनों नाटो ने रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद पोलैंड की सुरक्षा बढ़ाई थी। अब कीव में वैसे ही मजबूत हवाई कवच बनाने की तैयारी हो रही है ताकि तमाम दूतावास और कीव सुरक्षित रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और पुतिन के यूरोप अभियान को रोकने के लिए जेलेंस्की ऑपरेशन कुर्स्क 2.0 शुरू करने वाले हैं। इस बार जेलेंस्की के टारगेट पर सिर्फ कुर्स्क ही नहीं बल्कि बेल्गोरोड और ब्रियांस्क भी है। यूक्रेन सेना की तैयारी इन तीनों इलाकों पर कब्जा करने की है, जिसके लिए जेलेंस्की ने खास प्लान तैयार किया। रिपोर्ट्स के माने तो अमेरिका और यूरोपीय देश इस प्लान पर मुहर लगा चुके हैं। जेलेंस्की ने इस अभियान का पहला चरण बेल्गोरोड से शुरू कर दिया है। महज 24 घंटे पहले व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस में ब्लैकआउट की धमकी दी थी और अब उसका नतीजा भी नजर आने लगा है। आधे से ज्यादा बेल्गोरोद में अंधेरा छाया है और उसकी वजह है शहर के थर्मल पावर प्लांट पर यूक्रेन का हमला। ये बेल्गोरोद शहर में मौजूद लुच थर्मल पावर प्लांट का वीडियो है, जिस पर यूक्रेन ने रॉकेट से हमला किया, जिसके बाद पावर प्लांट में जबरदस्त धमाके देखे। दावा है कि प्लांट पर यूक्रेन ने हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। क्रीमिया में यूक्रेन का हमला। फियोदोसिया में तेल डिपो जला। तेल डिपो से उठ रहा है काला धुआं। यूक्रेन अब रूस और अमेरिका के बीच जंग का कारण बन सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को रूसी जमीन पर लंबी दूरी तक हमले करने की छूट दे दी है। इसके साथ ही यूक्रेन की स्ट्राइक पावर बढ़ाने के लिए उसे लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल देने की तैयारी है। रूस ने साफ कह दिया है कि उसके शहरों पर विदेशी हथियारों से हमले हुए तो मददगार देश उसका वैध टारगेट होंगे। खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने रूस के साथ सीधी जंग की तैयारी तेज कर दी है। ट्रंप इसी हफ्ते वर्जीनिया में सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और इसके साथ ही यूरोप में भी रूस के खिलाफ सामरिक मोर्चाबंदी तेज कर दी गई है। अब तक ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ रहे थे, लेकिन अब भूमिका बदल चुकी है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति इस जंग में सीधे भागीदार तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के जरिए रूसी जमीन पर हमले करने का बंदोबस्त जरूर कर रहे हैं। ट्रंप के बदले हुए रुख पर मुख्य समाचार ये हैं कि ट्रंप ने यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की छूट दे दी है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज टॉम हॉक मिसाइल बिक्री पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका ने खतरा भांपते हुए रूस के साथ युद्ध की तैयारी तेज कर दी। रूस के खिलाफ यूरोप में अमेरिका ने टोही विमानों की तैनाती बढ़ा दी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है
कि बहुत जल्द यूक्रेन को ऐसी शक्ति दी जा सकती है जिससे वो रूस की जमीन पर लंबी दूरी तक हमले कर सकता है। अट्ठाईस सितंबर को अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच चर्चा हुई है। यूक्रेन ने अमेरिका को लॉन्ग रेंज हथियारों की लिस्ट दी है। इसी हफ्ते यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी वॉशिंगटन दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे में $90 बिलियन के हथियार खरीद का सौदा हो सकता है। युद्ध शुरू होने से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $45 बिलियन के हथियार दिए हैं। यानी अब ट्रंप बाइडेन के कार्यकाल से ज्यादा हथियार एक ही बार में यूक्रेन को दे सकते हैं। अमेरिका ने तय कर लिया है कि अगर युद्ध विराम नहीं होता है तो रूस की जमीन पर बड़े हमले होने तय। अमेरिकी प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें भेजी जाएं। यूक्रेन को ये मिसाइलें यूरोप के नाटो देशों के जरिए भेजी जाएंगी। प्लान ये है कि यूरोप के देश अमेरिका से हथियार खरीदेंगे और यूक्रेन को देंगे। अमेरिका यूरोप के देशों को टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की तैयारी में है। यूक्रेन को दिए जाने वाले $90 बिलियन के हथियार यूरोप के जरिए भेजे जाएंगे। इसी दौरान अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन यूरोपीय देशों के संपर्क में है। यूरोप के देशों से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। यूरोपीय देश बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर €1 बिलियन के डिफेंस सिस्टम खरीद सकते हैं। और खास बात यह है कि थर्ड सिस्टम यूक्रेन को भी मिल सकता है। अमेरिका यूक्रेन को थर्ड डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। और इसी बीच उसके मित्र देश इजराइल ने यूक्रेन में पेट्रियट भेज दिए। इजराइल ने यूक्रेन को 2 पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिए। ये डिफेंस सिस्टम इजराइल ने डीकमीशन कर दिए। लंबी बातचीत के बाद रिटायर किए गए सिस्टम यूक्रेन को ट्रांसफर किए गए। सर्दियों से पहले यूक्रेन को 2 और पेट्रियट सिस्टम मिल सकते हैं। रूस जिस तरह अंधाधुंध ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, ऐसी हालत में यूक्रेन को बड़े पैमाने पर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। रूस लगातार 2 दिनों में 1200 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। यूक्रेन को इतने बड़े पैमाने पर मदद मिलती है तो रूस के ऑपरेशन में अड़चनें आनी तय। इसीलिए माना जा रहा है कि रूस अमेरिका के बीच सीधा टकराव शुरू हो सकता है। इसीलिए ट्रंप चौकन्ने हैं। युद्ध मंत्रालय की औचक मीटिंग में इसी हफ्ते ट्रंप भी अमेरिकी जनरलों से मिलने वाले हैं। वर्जीनिया के क्वांटिको में अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई। ट्रंप पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग से जुड़ने वाले थे, लेकिन अब खुद वर्जीनिया जाकर मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ट्रंप ने टॉप जनरल्स की मीटिंग बुलाकर यह संकेत दे दिया है कि वो भविष्य में बड़ी सामरिक तैयारी कर रहे हैं, जो रूस के खिलाफ बड़ा कदम हो सकती है। इसके साथ ही नाटो देशों पर रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए ट्रंप ने यूरोप में भी सामरिक तैनाती कर दी। वहीं नॉर्वे के ओस्लो में गार्डरमोएन एयरपोर्ट पर अमेरिका ने P-8A पोसाइडन विमानों की तैनाती कर दी है। इस मिशन में 5 से ज्यादा विमानों की तैनाती की गई है। अमेरिका के ये विमान बाल्टिक सागर पर मैरीटाइम पेट्रोलिंग करेंगे। इन विमानों को रूसी ड्रोन्स को ट्रेस करने के मिशन पर तैनात किया गया है। गाजा में IDF का ऑपरेशन। जैसे जैसे यूरोपीय देशों में संदिग्ध ड्रोन देखे जा रहे हैं, वैसे वैसे रूस और नाटो के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है।
माना जा रहा है कि रूस न्यूक्लियर तैनाती तक कर चुका है। न्यू स्टार्ट संधि से खुद को अलग करने के बाद रूस बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर हथियार तैनात कर रहा है। रूस के परमाणु हथियार सबसे बड़ा खतरा है और अमेरिका चाहता है कि फरवरी 2026 में खत्म होने वाली न्यू स्टार्ट संधि पर फिर से साइन करा लिए जाए। लेकिन रूस का रुख फिलहाल सकारात्मक नहीं। अगर यूक्रेन विदेशी हथियारों से रूसी जमीन पर हमले करता है तो रूस महासंग्राम के लिए तैनात किए गए अपनी परमाणु शक्ति के प्रयोग पर विचार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूरोप में नेटो और रूस में टकराव बढ़ता जा रहा है। रूस के ड्रोन पूर्वी यूरोप और उत्तरी यूरोप के देशों में घुसपैठ कर रहे हैं। तमतमाए नेटो ने रूस पर पलटवार की धमकी दी है। ब्रिटेन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ड्रोन दीवार बनाने जा रहा है। इस बीच बेलारूस और रूस ने धमकी दी है, अगर एक भी ड्रोन मार गिराया तो हालात युद्ध के जैसे हो सकते हैं। यानी यूरोप कभी भी युद्ध में घिर सकता है, जिसमें सीधे तौर पर रूस और नेटो में युद्ध का अलार्म बज सकता है। यूक्रेन में तबाही रुकी नहीं है, अब दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा है। रूस की ड्रोन घुसपैठ से यूरोप में कोहराम मचा है। नाटो सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने में जुट गया। पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, डेनमार्क, फ्रांस, रोमानिया, मोल्दोवा, फिनलैंड और नीदरलैंड्स तक रूस के ड्रोन जा पहुंचे, जिससे नाटो पर आर्टिकल 5 लागू करने का दबाव बढ़ गया। वैसे अभी तक पोलैंड में आर्टिकल 4 लागू किया गया, जबकि डेनमार्क और लिथुआनिया भी आर्टिकल 4 लागू करने के लिए कह रहे हैं। बाल्टिक देशों के अलावा पूर्वी और उत्तरी यूरोपीय देशों तक रूस के ड्रोन और जेट पहुंच रहे हैं। कई देशों में हाई अलर्ट जारी हो गया, जिससे यूरोप में जंग के दूसरे चरण का खतरा बढ़ गया। ये ड्रोन कैलिनिनग्राद से छोड़े जा रहे हैं, इसीलिए नाटो कैलिनिनग्राद पर निगरानी रख रहा है। बाल्टिक सागर में कैलिनिनग्राद के एकदम पास न्यूक्लियर सबमरीन और वॉरशिप तैनात कर दिए गए। नाटो युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। इस दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने धमकी दी है कि अगर रूसी ड्रोन पर हमला हुआ तो ये युद्ध के लिए उकसाने वाली कार्रवाई होगी। लुकाशेंको का यह बयान ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुतिन के प्रवक्ता ने दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का बयान बता रहा है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। इस बीच नाटो रूसी ड्रोन घुसपैठ रोकने के लिए बड़ा प्लान बना रहा है। उन तमाम देशों के साथ मीटिंग की गई जहां जहां ड्रोन घुसपैठ हुई। इसके अलावा उत्तरी और पूर्वी यूरोप के देशों को भी शामिल किया गया। इसके बाद नाटो चीफ मार्क रूटे का एक बयान आया, जिससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि यूरोप युद्ध में कभी भी घिर सकता है। एक तरफ नाटो के सदस्य देश, दूसरी तरफ रूस के मित्र देश, यानी युद्ध के लिए खेमेबंदी आरंभ हो चुकी। कैलिनिनग्राद को लेकर रूस सुरक्षा बढ़ा रहा है। एक तरफ परमाणु मिसाइलें वॉर रेडी कर दी गई, दूसरी तरफ बाल्टिक में रूसी वॉरशिप ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी। एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया गया। एटमी बेस कैलिनिनग्राद की सीमा बाल्टिक देश लिथुआनिया से लगती है। कैलिनिनग्राद लिथुआनिया बॉर्डर करीब 261 किलोमीटर लंबा है, जिस पर रूस ने 5 लेयर सुरक्षा चक्र तैयार किया है। कैलिनिनग्राद की सुरक्षा के लिए पहली लेयर में गहरी खाई बनाई गई, दूसरी लेयर में लैंड माइन्स बिछाई गई। अगर दुश्मन टैंक लेकर घुसता है तो उसके टैंक तबाह हो जाएंगे। तीसरी लेयर में टैंक बटालियन लगाई गई, जो वॉर रेडी, यानी दुश्मन को देखते ही हमला कर दिया जाएगा। चौथी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई, जो मिसाइल अटैक को रोकेगा।
जबकि 5वीं लेयर में रूसी सैनिक हैं जो आमने सामने की जंग के लिए तैयार हैं। जिस तरह काला सागर में क्रीमिया नाटो के टारगेट पर है, उसी तरह बाल्टिक सागर में कैलिनिनग्राड नाटो के टारगेट पर आ गया है। इसी वजह से रूस वहां डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि बेलारूस में जपाट ड्रिल में पहुंचे हथियार और सैनिकों को कैलिनिनग्राड शिफ्ट किया गया है।